नमस्ते। कभी सोचा है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट्स केमिकल्स के बारे में एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, जबकि वे सब अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं? इसका जवाब एक यूनिवर्सल कोड में छिपा है, एक ऐसी भाषा जो हर केमिस्ट समझता है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, जिसे हम अपनी रसोई में सिरका कहते हैं, उसे केमिस्ट इथेनोइक एसिड कहता है। मजेदार है ना? एक ही चीज के दो अलग-अलग नाम। एक नाम रोजमर्रा का है और दूसरा एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक नाम है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। सोचिए, एक स्टैंडर्ड सिस्टम से पहले रसायनों का नाम रखना कितना अजीब और उलझा हुआ था। नाम अक्सर इस बात पर रख दिए जाते थे कि कोई चीज कहां से मिली। जैसे फॉर्मिक एसिड का नाम लैटिन शब्द फॉर्मिका से आया, जिसका मतलब होता है चींटी, क्योंकि उसे सबसे पहले चींटियों से ही निकाला गया था। सुनने में दिलचस्प है, पर साइंटिफिक बातचीत के लिए यह तरीका बिल्कुल काम का नहीं था। तो इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक सॉल्यूशन की जरूरत थी, और वो सॉल्यूशन आया आईयूपैक के रूप में, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पक्का करती है कि चाहे कोई केमिस्ट टोक्यो में हो या टोरंटो में, जब वो इथेनोइक एसिड कहे तो दोनों एक ही कंपाउंड की बात कर रहे हों। तो ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आखिर है क्या? देखिए, ये केमिकल कंपाउंड्स का नाम रखने का एक सिस्टमैटिक तरीका है जो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर आधारित है। मतलब ये कि नाम इस बात पर नहीं निर्भर करता कि वो कहाँ से आया, बल्कि इस पर कि वो बना कैसे है। इसका मतलब है, नाम सुनते ही मॉलिक्यूल का पूरा ब्लूप्रिंट दिमाग में आ जाता है। कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ सटीक जानकारी। ठीक है, तो चलो अब असली काम पर लगते हैं। इस कोड को क्रैक करना शुरू करते हैं और उन मेन रूल्स को समझते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम डिकोड करने के लिए जरूरी हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बढ़िया डिश बनाने की 4 स्टेप वाली रेसिपी हो। सबसे पहले हम मेन इंग्रेडिएंट यानी सबसे लंबी कार्बन चेन को ढूंढते हैं। फिर हम उस पर नंबरिंग करते हैं। तीसरा, हम किसी भी एक्स्ट्रा सजावट यानी सब्स्टिट्यूएंट्स की पहचान करते हैं। और आखिर में हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरा नाम बना देते हैं। तो पहला कदम है सबसे लंबी कार्बन चेन या पेरेंट चेन को खोजना। ये मॉलिक्यूल की रीढ़ की हड्डी की तरह है और यही कंपाउंड को उसका बेस नेम देती है। हमें बस कार्बन की सबसे लंबी लगातार चलने वाली चेन ढूंढनी है, भले ही वो सीधी ना होकर मुड़ी तुड़ी क्यों ना हो। पेरेंट चेन की लंबाई बताने के लिए हम वर्ड रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये समझ लीजिए केमिस्ट्री की अपनी ABCD है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और इसी तरह आगे भी। ये टेबल शुरुआती कुछ नाम याद रखने में काफी मदद करती है। स्टेप नंबर 2, नंबरिंग। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी गली में घरों पर नंबर लगाना। हम चाहते हैं कि हर किसी का पता एकदम साफ और यूनिक हो, इसलिए नियम सिंपल है। नंबरिंग हमेशा उस सिरे से शुरू करें जो किसी खास ग्रुप के सबसे करीब हो। इससे उस ग्रुप को सबसे छोटा एड्रेस नंबर मिलता है और नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तीसरा कदम, सब्स्टिट्यूएंट्स को पहचानना। ये वो साइड चेन या एटम होते हैं जो मेन पेरेंट चेन से जुड़े होते हैं। इन्हें मेन स्ट्रक्चर पर लगी डालियों की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक CH3 ग्रुप को मीथाइल कहते हैं और एक क्लोरीन एटम को क्लोरो। और अब आता है चौथा और फाइनल स्टेप, नाम को एक साथ जोड़ना। इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, जो बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ हैं। फिर आता है वर्ड रूट, जो चेन की लंबाई बताता है। और आखिर में आता है सफिक्स, जो कंपाउंड का टाइप बताता है। सफिक्स को समझने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानना होगा। ये मॉलिक्यूल के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। असल में यही मॉलिक्यूल की पर्सनैलिटी तय करते हैं कि वो दूसरे केमिकल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे एक अल्कोहल ग्रुप -OH किसी मॉलिक्यूल को पानी में घुलनशील बना सकता है। इसीलिए नामकरण में फंक्शनल ग्रुप को हमेशा सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ये टेबल कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए सही सफिक्स या प्रीफिक्स चुनने में मदद करती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। एक पैटर्न दिखेगा कि कैसे अल्कोहल के अंत में हमेशा ऑल लगता है या एल्डिहाइड में अल। ये वो संकेत हैं जिन्हें पहचानना सीखना होता है। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई। चलिए अब इन नियमों को एक असली उदाहरण के साथ लगाकर देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा पहला मॉलिक्यूल। पहली चुनौती है इसका नाम डिकोड करना। इसके लिए हम अपनी वही 4 स्टेप वाली रेसिपी इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इसे डिकोड करते हैं। सबसे लंबी कार्बन चेन में 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट हुआ प्रोप। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है OH, जो कि एक अल्कोहल है और वो कार्बन नंबर 1 पे लगा है।
अल्कोहल के लिए सफिक्स है ओल। इन सबको एक साथ रखने पर हमें मिलता है प्रोपेन 1 ओल। देखा, बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर फिट बैठता है। जब भी किसी मॉलिक्यूल का नाम रखना हो तो इस सिंपल चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें। ये आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगी। एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है सबसे लंबी चेन को सही ढंग से न ढूंढ पाना, खासकर जब वो मुड़ी हुई हो। इसलिए हमेशा 2 बार चेक करें। ये चेकलिस्ट ऐसी ही गलतियों से बचाती है। अच्छा, मुझे पता है कि ये सब एक बार में बहुत सारी जानकारी लग सकती है, तो चलिए इसे सबसे जरूरी बातों पर फोकस करते हैं। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये 3 सुनहरे नियम हैं। हाँ, सुनने में बहुत कुछ लगता है, पर असल में पूरी कहानी इन 3 मेन आइडियाज के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर इन 3 नियमों में महारत हासिल कर ली तो समझ लीजिए कि किसी भी सिंपल मॉलिक्यूल का नाम रखने का रास्ता साफ हो गया। तो ये रहे वो नियम। पहला, हमेशा सबसे लंबी लगातार कार्बन चेन खोजें। दूसरा, नंबरिंग उस सिरे से शुरू करें जो किसी इंपॉर्टेंट ग्रुप के सबसे करीब हो ताकि उसे सबसे छोटा नंबर मिले। और तीसरा, मेन चेन से जुड़े सभी ग्रुप्स का नाम और पता बताएं। ये नियम आपकी मास्टर की हैं। आखिर में बस ये याद रखना है कि ये एक नई भाषा सीखने जैसा है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही नेचुरल होता जाएगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहना है और बहुत जल्द ये केमिकल कोड किसी अपनी भाषा जैसा लगने लगेगा।